Hello students, I am CA Anuranjan Sahani and let's start our next topic which is part 1.2 accounting as a source of information. हमने पहले कंप्लीट किया पार्ट 1.1 मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट 1.2. चलो शुरू करते हैं. देखो, हम सबको पता है अकाउंटिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. ठीक है, कैसे? देखो, शुरू होता है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से, ठीक है, और एंड होता है अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेशन से. ठीक है, पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट करते हैं. अकाउंटिंग रिपोर्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग रिपोर्ट को हम जब जनरेट कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं भाई? उसके बाद हम यूज़र्स को सेंड करते हैं. यूज़र्स जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक है, इसमें क्या कौन आता है? ओनर्स आ सकते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट और यहाँ पे एटसेट्रा. इसमें गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स है ना भाई, और हम बैंक्स हो गए और कस्टमर एटसेट्रा. ठीक है, चलो एक फटाफट दो एग्जांपल ले लेते हैं. पहला एग्जांपल लेता हूँ, शॉपकीपर है, उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल कैसे होगी? अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? अगर शॉपकीपर अपने एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस एंड इनकम रिकॉर्ड करेगा ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि मेरी जो दुकान है या मेरा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में. तो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है. हमने पहले भी पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग कर सकता है. ठीक है, बैंक वो अकाउंटिंग रिपोर्ट को, ठीक है, एनालाइज करेगा और चेक करेगा कि क्या मैं इस कंपनी को लोन दे सकता हूँ. अगर लोन दिया तो क्या ये रीपे करने के काबिल है? तो किसे चेक करेगा वो? अकाउंटिंग रिपोर्ट से. तो अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका टॉपिक इसी के रिगार्डिंग है. ठीक है, चलो हमारे पार्ट ख़त्म. अब अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपका पार्ट 1.2 है, इसमें एक और टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है जी, वेरी गुड, इसको फटाफट समझ लेते हैं. ठीक है, चलो पहला टाइप फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम समझते हैं, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल, किसको रिकॉर्ड करना? रेंट पेड रिकॉर्ड करना. ठीक है ना, अच्छा, सेल्स रिकॉर्ड करना. ठीक है, कोई भी एसेट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर हमने परचेज़ किया उसको रिकॉर्ड करना, ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, और इसमें क्या बनता है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और भी बहुत तरह की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनती है, बट इसका एक एग्जांपल है. तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अकाउंटिंग रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन्स, रिलेटेड टू पास्ट ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया हमारा. अब सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग. ये क्या है भाई?
अभी समझ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब मान के चलो एक कंपनी है गाड़ी की, मारुति, ठीक है, इसको एक कार लॉन्च करनी है, कार ए। अब क्या करेगा कंपनी क्या करेगी, कार ए की प्राइसिंग सेट करेगी, और प्राइसिंग ऐसे सेट करेगी कि मारुति को प्रॉफिट हो कार ए को सेल करने में, ठीक है। अच्छा, वो जो प्राइसिंग होगी उसकी अकाउंटिंग होगी शुरुआत से कि भाई कार परचेज़ करने में कितना खर्चा लग रहा है, कार के रॉ मटेरियल परचेज़ करने में कितना खर्चा लग रहा है, लोहा कितना लग रहा है, ठीक है, कितने प्लास्टिक पार्ट्स लग रहे हैं, इंजन क्या कॉस्ट है, वो सब जोड़ के जो टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है, उसमें अपना वो मार्जिन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करेगी मारुति, और उसका सेल प्राइस निकालेगी। ये जो सारी कॉस्ट ऐड करी, इस पर अपना मार्जिन ऐड किया और सेल प्राइस निकाला, इसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपल टर्म्स में। बस बात ख़त्म, ठीक है। चलो, एक थर्ड अकाउंटिंग आपकी एनसीईआरटी बुक में और दे रखी है, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो इसको भी फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? देखो, मैनेजमेंट को ना बहुत तरह के डिसीजन मेकिंग करनी होती है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जैसे कि बजट बनाना, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 24 में मान के चलो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट को अगले साल के लिए बजट बनाना है कि कंपनी का कितना एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, और उसके रिलेटेड कितना प्रॉफिट एस्टिमेट कर रही है कंपनी, ठीक है। उसे कहते हैं बजट। अगर मैं स्पेसिफिक टर्म बताऊं, उसे कहते हैं बजट फोरकास्टिंग, ठीक है, प्रॉफिट प्लानिंग, ठीक है। और एक और पॉइंट आ सकता है, इसे कहते हैं हम सेल्स फोरकास्ट। कंपनी मैनेजमेंट चेक कर सकती है कि हमें कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर या अगले 6 महीने में हमारी कितनी सेल्स हो सकती है, उसे कहते हैं सेल्स फोरकास्ट, ठीक है ना। मैनेजमेंट प्लान कर सकती है कि अपना जो हमारा कंपनी का प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ाएं, उसे कहते हैं प्रॉफिट प्लानिंग। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना अकाउंटिंग के, जब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से रिकॉर्ड करती है, अपने तरीके से बनाती है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? चलो अब फटाफट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में ना एक और आपका टॉपिक दिया हुआ है, इसे कहते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। बहुत छोटा टॉपिक है, मैं फटाफट इसको ब्रशअप कर देता हूँ, ठीक है। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्वियसली आज के वर्ल्ड में सिर्फ अकाउंटिंग जो है मनी टर्म्स भी नहीं रही, क्योंकि बिजनेस अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओनली मोटिव पे चलेगा तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब पीपल यानी कि हम एंड सोसाइटी का वेलफेयर भी ज़रूरी है। अगर कंपनी सिर्फ सोचेगी प्रॉफिट 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 तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसको हम लोगों के बारे में, प्रॉफिट के बारे, पीपल के बारे में और सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 तरह की और अकाउंटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। सेकंड आता है सोशल अकाउंटिंग, ठीक है, और थर्ड आती है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। बस
आपकी बुक में इतना ही दे रखा है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, डन। चलो ओके, सो पार्ट 1.2 में ना एक और टॉपिक है। पार्ट 1.2 अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है भाई, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलो 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। सेकंड होती है रेलिवेंस, थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी। ठीक है, चलो वन बाय वन इसको फटाफट समझते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। पहला आता है रिलायबिलिटी। ठीक है, चलो रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जिस पे एक यूज़र डिपेंड हो सके। तो यहाँ पे 3 वर्ड सीखे हमने। रिलायबिलिटी मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और यूज़र्स जो है उस इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड हो सके। अगर मैं बताऊँ इसका सिंपल मतलब कि एरर्स आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी एरर फ्री। एंड सेकेंड इज अनबायस्ड। इसका मतलब आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे जिससे आपकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा हो। ठीक है, आप कोई भी ऐसी बोगस इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे, कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करोगे जिससे आपके प्रॉफिट जो है कंपनी का हाई हो रहा हो। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगी, करेक्ट नहीं होगी और यूज़र उस पर डिपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, अगर एक बिज़नेस है, ठीक है, वो अपनी सेल्स दिखा रहा है 1 लाख रुपए इन द मंथ ऑफ मार्च, फॉर एग्जांपल मान के चलो। ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो है ना, इसके बैकअप डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसी हवा में इसको रिकॉर्ड नहीं होना करना। ठीक है, इसके प्रॉपर बिल्स होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि कल को अगर कोई बोले कि 1 लाख की सेल्स हुई, इसका प्रूफ क्या है, तो हम ये बैकअप डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो ये पार्ट कंप्लीट। सेकंड आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का सिंपल मतलब है रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो पहली बात तो ये कि वो अवेलेबल होनी चाहिए ऑन टाइम। एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है, और वो लेना है नेक्स्ट वीक, अब उनके पास अगर ऑन टाइम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है ही नहीं तो डिसीजन कैसे लेंगे? तो क्या वो मैनेजमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट नहीं हुई? ठीक है, मैनेजमेंट को चाहिए अभी इन्फॉर्मेशन और आप दे रहे हो कल, तो वो इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है। रेलिवेंस का कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है,
और इसमें एक और पॉइंट आता है, इट शुड बी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को डिसाइड करना है प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग एक डिसीजन लेना है, और आप मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर रहे हो बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैनेजमेंट के लिए अभी फॉर द टाइम बीइंग ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैनेजमेंट को चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप उनको ये प्रोवाइड करोगे इट मीन्स इट इज़ इररेलेवेंट, और अगर ये प्रोवाइड करोगे इट मीन्स इट इज़ रेलिवेंट। तो रेलिवेंस का सिंपल मतलब है इट शुड बी रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इट शुड बी अवेलेबल ऑन टाइम, एंड इट शुड बी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डन है? चलो ये भी डन हो गया। एंड थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसको भी फटाफट समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, इसको मैं बोलूँ तो इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात कि अगर एक अकाउंटेंट ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, उसका ऑब्वियसली यू नो कि एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये आगे वाली वीडियो में समझेंगे। इतना समझो, एक ट्रांजैक्शंस के दो लेग होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करी एक ट्रांजैक्शन जिसमें एक लेग था डेबिट, बट सामने वाला यूज़र उसको क्रेडिट समझ रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली जो क्वालिटी है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि अकाउंटेंट ने जो चाहा कम्युनिकेट करना यूज़र से, यूज़र ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। इट मीन्स अंडरस्टैंडेबिलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी माने इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, और जो अकाउंटेंट कन्वे करना चाहता है यूज़र को, यूज़र उसको उसी वे में समझे, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में, कि इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी क्लियर टू अंडरस्टैंड, एंड शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चलो ये पार्ट भी डन। एंड लास्ट इज कंपेरेबिलिटी, इसको भी फटाफट समझ लेते हैं। कंपेरेबिलिटी, इसका सिंपल मतलब है कि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। इसका मतलब अभी समझा देता हूँ। इसका मतलब एक बिजनेस में, यानी कि टाटा एग्जांपल लेके चलते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 में हैं और हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा हम कंपेयर कर सके, तो इट शुड बी इजली कंपेरेबल। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बिल्डिंग, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे 2 करोड़ थी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ देखना कि फाइनेंशियल 24 में कितनी वैल्यू थी। 24 में अगर थी 3 करोड़, तो मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पे बिल्डिंग सेल हुई है। ठीक है, मुझे ढूंढना ना पड़े फाइनेंशियल 24 में कि अगर बिल्डिंग की वैल्यू 25 में यहाँ लिखी है, 24 में कहाँ लिखी होगी। इट शुड बी इन सेम फॉर्मेट, ताकि वो ईजिली कंपेरेबल हो। ठीक है, एक्सपेंसेस है, बहुत तरह के एक्सपेंसेस हैं, मैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊँ 24 के और देख लूँगा कि हाँ मैंने कंपेयर कर लिया, ये एक्सपेंस यहाँ पे अमाउंट इतना था, ये एक्सपेंस अमाउंट इतना था। मैंने यहाँ पे रेंट 25 में अगर 25 लाख का पे किया है, तो पिछले साल मैंने 20 लाख का पे किया, तो मैं समझ जाऊँगा ठीक है 5 लाख एक्स्ट्रा पे हुआ है। मुझे रेंट का जो एक्सपेंस है 24 में ढूंढना ना पड़े, इट शुड बी ईजिली लोकेटेड। ठीक है, इट मीन्स इट शुड बी कंपेरेबल।
एक तो ये टॉपिक हो गया। अब कंपेरेबिलिटी में एक सेकेंड एस्पेक्ट भी आता है, टाटा के फाइनेंशियल्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ टाटा कॉम्पिटिटर, अगर मैं टाटा मोटर्स जो गाड़ियाँ बनाती है, ठीक है, टाटा मोटर्स, मैं चाहता हूँ इसके फाइनेंशियल्स को कंपेयर करना मारुति सुजुकी से। तो अकाउंटिंग जो है ना वो रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पे बनती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे बनती है। इट मीन्स जो अकाउंटिंग है वो यहाँ भी सेम तरीके से होगी मारुति सुजुकी कंपनी में, और टाटा मोटर्स कंपनी में भी सेम तरीके से होगी, ताकि एक यूज़र है वो दोनों को कंपेयर करके अपना डिसीजन मेकिंग कर सके। अब अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे एक गाड़ियों की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल उठाऊंगा और मारुति सुजुकी की फाइनेंशियल उठाऊंगा और दोनों को अच्छे से कंपेयर कर लूँगा, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगी तभी कंपेयर कर पाऊँगा, ठीक है। अगर दोनों की फाइनेंशियल्स एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी होगी तो इट शुड बी ईजिली कंपेरेबल, ठीक है। एक यूज़र दोनों कंपनीज़ की फाइनेंशियल्स को आसानी से कंपेयर कर सके, वो इसका मतलब होता है कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक ही कंपनी में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर कर सके, और दो कंपनी के फाइनेंशियल्स डिसीजन मेकिंग के टाइम कंपेयर कर सके, इसे कहते हैं कंपेरेबिलिटी। डन है? चलो, तुम्हारा 1.2 अकाउंटिंग एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्त। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ओके, चलो।